हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 जियोग्राफी का चैप्टर 5 शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर्स के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और उनका मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक्स को आप एनसीईआरटी के वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से इस बुक को डाउनलोड कर लीजिए और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार पढ़ लीजिए, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 5, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विच हैज लाइफ। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पे कि जीवन है, लाइफ है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। ह्यूमन बींग्स कैन लिव हियर because the life sustaining elements of the land, water and air are present on the earth। देखिए, मानव पृथ्वी पे जीवित रह सकता है क्योंकि यहाँ पे लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स मौजूद हैं। मतलब कि जीवन के लिए जो आवश्यक तत्व हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और वो कौन कौन से एलिमेंट्स या तत्व हैं? लैंड मतलब भूमि, वाटर मतलब जल, और एयर मतलब वायु। ये तीनों ही यहाँ पे मौजूद हैं। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। The surface of the earth is a complex zone in which three main components of the environment meet, overlap and interact। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के तीन महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इस चीज को समझते हैं। देखिए, ये मान लीजिए आपका लैंड है, ये मान लीजिए आपका वाटर है, और ये मान लीजिए आपका एयर है। अर्थ पे मतलब पृथ्वी पे ये तीनों ही कंपोनेंट एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं, और जीवन जो है यहां पे आपका पॉसिबल होता है जहां पे तीनों आपका ओवरलैप करते हैं। ये देखिए, ये वाला पोर्शन जिसको मैंने रेड से शेड कर दिया है। तो लैंड को ही हम लोग लिथोस्फेयर कहते हैं, वाटर को ही हम लोग हाइड्रोस्फेयर कहते हैं, एयर को हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। और ये तीनों जहां पे ओवरलैप करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं और जहां पे आपका जीवन संभव होता है, उस जगह को हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं। दी सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड दी लिथोस्फेयर। देखिए, हम लोग पृथ्वी के जिस ठोस भाग पे रहते हैं उसे लिथोस्फेयर कहा जाता है। हिंदी में लिथोस्फेयर को भूमंडल कहते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। द गैसियस लेयर्स दैट सराउंड द अर्थ is the atmosphere where oxygen, nitrogen, carbon dioxide and other gases are found। देखिए, गैस की वो परतें या गैस की वो लेयर्स जो पृथ्वी को घेरे रहती हैं उसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है, और एटमॉस्फेयर को हिंदी में वायुमंडल कहते हैं। और इसी वायुमंडल में या एटमॉस्फेयर में हमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे तरह की गैसें यहाँ पे मिलती हैं। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फेयर। देखिए, ये जो जल है वो पृथ्वी के एक बड़े भाग को घेरता है। इसे और इस भाग को हम लोग हाइड्रोस्फेयर कहते हैं और इसे हिंदी में जलमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के एक बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। द हाइड्रोस्फेयर कंप्राइजेस वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म, दैट इज आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। जलमंडल में जल के सभी अवस्थाएं, जैसे कि आइस हो गया, आपका बर्फ हो गया, वाटर मतलब जल हो गया, वाटर वेपर मतलब जल वाष्प हो गया, ये सब आपके जलमंडल में शामिल होती हैं। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जल वाष्प सम्मिलित हैं। The biosphere is the narrow zone where we find land, water and air together।
विच कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। देखिए, बायोस्फीयर जो है वो एक सीमित क्षेत्र है या नैरो जोन है जहां पे कि हमें स्थल मतलब भूमि, जल और वायु, ये तीनों एक साथ मिलते हैं और यहीं पे हमें जीवन देखने को मिलता है। ये चीज हम लोगों ने पहले स्लाइड में ही देखा था। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लिथोस्फेयर, भूमंडल के बारे में। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर। पृथ्वी के ठोस भाग को लिथोस्फेयर और हिंदी में इसे भूमंडल कहते हैं। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। इट comprises the rocks of the earth's crust and the thin layers of soil that contain nutrient elements which sustain organisms. लिथोस्फेयर अर्थ क्रस्ट के रॉक से और थिन लेयर ऑफ सॉइल से बना होता है, मतलब भूपर्पटी की चट्टानों से और मिट्टी की पतली परतों से भूमंडल हमारा बना होता है। और इसमें न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स होते हैं, मतलब पोषक तत्व होते हैं, जिसमें कि ऑर्गेनिजम्स मतलब जीव सस्टेन करते हैं। ये भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। देयर आर टू मेन डिविजन्स ऑफ द अर्थ सरफेस। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। द लार्ज लैंड मासेस आर नोन एज द कॉन्टिनेंट्स एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड द ओशन बेसिन्स। जो बड़े बड़े लैंड मास होते हैं, मतलब बड़े स्थलीय भूभाग होते हैं, उनको कॉन्टिनेंट या फिर महाद्वीप कहते हैं। और जो बड़े ह्यूज वाटर बॉडीज होते हैं, मतलब बड़े जलाशय होते हैं, उनको महासागरीय बेसिन या फिर ओशन बेसिन कहा जाता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। ऑल दी ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर। विश्व के जितने भी महासागर हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। समुद्री जल का जो तल है वो हर जगह समान है, सेम है। एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी विच इज टेकन एज जीरो। देखिए, स्थल की जो ऊंचाई को हम लोग मापते हैं या एलिवेशन को जो मेजर करते हैं वो समुद्री तल से मापा जाता है और समुद्री तल को हम लोग शून्य मान लेते हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज 8,848 meters above the sea level. The greatest depth of 11,022 meters is recorded at Mariana Trench in the Pacific Ocean. विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा बन सकता है आपका कि मैरियाना ट्रेंच आपका कहाँ पे है, तो ये पैसिफिक ओशन में है, प्रशांत महासागर में आपका है। ये वर्ल्ड मैप है, इसमें कॉन्टिनेंट्स और ओशंस को दिखाया गया है। एक एक करके कॉन्टिनेंट्स को पहले देखते हैं। देखिए, पहला पहला कॉन्टिनेंट है आपका एशिया, दूसरा यूरोप, तीसरा नॉर्थ अमेरिका, चौथा साउथ अमेरिका, पांचवा अफ्रीका, सिक्स्थ ऑस्ट्रेलिया और सेवेंथ एंटार्क्टिका। तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 महाद्वीप हैं। ऐसे करके ओशंस भी देख लेते हैं। पहला पैसिफिक ओशन, दूसरा अटलांटिक ओशन, तीसरा आर्कटिक ओशन, चौथा इंडियन ओशन और पांचवा साउदर्न ओशन। तो ये 5 महासागर हैं। देखिए, इधर भी आपका पैसिफिक ओशन है और इधर भी आपका पैसिफिक ओशन है, तो ये कोई अलग अलग नहीं है, एक ही है। देखिए, इधर वाला पोर्शन जो है ये और ये आपस में दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी गोलाकार शेप की है, स्फेरिकल शेप की है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये पैसिफिक ओशन जो है ये आपका एक ही है। ये देखिए, आपका पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा आर्कटिक महासागर, चौथा हिंद महासागर और पांचवा दक्षिणी महासागर। जो महाद्वीप हैं, एशिया पहला, दूसरा यूरोप, तीसरा उत्तर अमेरिका, चौथा दक्षिण अमेरिका, पांचवा अफ्रीका, छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां एंटार्क्टिका। ये आपके 7
महाद्वीप हो गए और आपके 5 महासागर हो गए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्टिनेंट्स को, महाद्वीप को। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। दीज आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज। ये जो कॉन्टिनेंट्स है या महाद्वीप है, ये जल राशि के द्वारा, लार्ज वाटर बॉडीज के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं, सेपरेटेड हैं। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। दीज कॉन्टिनेंट्स आर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। ये हम लोगों ने पीछे मैप में देख लिया। नोटिस दैट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। देखिए, स्थल का जो बहुत बड़ा भाग है, ग्रेटर पार्ट है लैंड मास का, वो आपके उत्तरी गोलार्ध में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ये मैप में देखते हैं। देखिए, ये आपका 0 डिग्री मतलब इक्वेटर हो गया। इसके ऊपर वाला भाग जो है वो आपका उत्तरी गोलार्ध है या फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। तो आप देख सकते हैं कि ज्यादा लैंड मास जो है वो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही है। साउदर्न हेमिस्फीयर में आपको बहुत ही कम लैंड मास देखने को मिलेगा। ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। अब हम लोग एक एक करके सारे कॉन्टिनेंट्स को पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आप अपने साथ एटलस को रख लीजिए और जैसे जैसे चीजें आप पढ़ते जाए एटलस में भी देखते हुए चले, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला कॉन्टिनेंट हम लोग देखने वाले हैं एशिया। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब हम लोग मैप में देखते हैं। ये देखिए, ये आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन है, जो कि कुछ ऐसे आएगा। तो हम लोग देख सकते हैं ये हम लोग का एशिया है। और लॉन्गी हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के इधर हम लोग का ईस्ट होता है और इधर हम लोग का वेस्ट होता है। तो जो एशिया है आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। ये महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। फिर से मैप में चलते हैं। ये देखिए, ये आपकी कर्क रेखा है। ये रहा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये देखिए, ये आपके एशिया से पास हो रहा है। और एशिया से ही क्या, ये हमारे भारत से पास हो रहा है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूराल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। अब इसे फिर से हम लोग मैप में देखते हैं। ये देखिए, ये हम लोग का यूराल पर्वत है, यूराल माउंटेन है, जो कि यूरोप को और एशिया को अलग कर रहा है। ऐसे ही करके आपको चीजें पढ़नी है और साथ में एटलस का यूज करना है। द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड द यूरेशिया। देखिए, यूरोप और एशिया के लैंड मास को कंबाइन करके जब हम लोग बात करते हैं तो उसको यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया। ये हम लोगों ने मैप में देखा कि यूरोप जो है वो एशिया से बहुत छोटा है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया। देखिए, ये जो यूरोप जो महाद्वीप है वो एशिया के वेस्ट में है। इसको भी देख लेते हैं मैप में। ये देखिए, ये हम लोग का एशिया है। तो यूरोप जो है एशिया के वेस्ट में है। ठीक है। द आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू इट। इट इज बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। ये 3 तरफ से जल से घिरा है। आइए फिर मैप में चलते हैं। ये देखिए, यहां कहीं पे 66.5 डिग्री आपका आएगा। तो जो यूरोप है आपका यहां से देखिए पास हो रहा है।
तो आपका जो आर्कटिक सर्कल है वो आपका यूरोप से पास होता है। और देखिए ये तीनों साइड से वाटर से घिरा हुआ है, इस साइड भी, इस साइड भी और इस साइड भी। यहाँ इस साइड आपका भूमध्य सागर है, मतलब मेडिटेरेनियन सी है, ऊपर आपका आर्कटिक ओशन है और इस साइड आपका अटलांटिक ओशन है। अब हम लोग अफ्रीका के बारे में पढ़ने वाले हैं। अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट। इसको मैप में देखते हैं। ये देखिए, ये आपका 0 डिग्री लैटिट्यूड है, इसी को हम लोग इक्वेटर भी कहते हैं। ये आपका अफ्रीका के जस्ट मिडिल से पास हो रहा है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसको फिर से मैप में देख लेते हैं। देखिए, ये आपका इक्वेटर है, तो इसके ऊपर जितना भी पोर्शन है वो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा। तो अफ्रीका का आप देख सकते हैं सब ज्यादा पार्ट जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इट इज द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। इसको आप मैप में देखते हैं। ये देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अफ्रीका से पास हो रही है, इक्वेटर भी आपका अफ्रीका से पास हो रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी आपका अफ्रीका से पास हो रहा है। तो ये तीनों जो लाइंस हैं आपकी अफ्रीका से गुजरती हैं। ये हम लोगों ने यहां पे पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं। दी सहारा डिजर्ट, दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट, इज लोकेटेड इन अफ्रीका। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। ये देखिए, ये रहा आपका सहारा डिजर्ट। द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशंस एंड सीज। ये महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। मैप में फिर देख लेते हैं। ये देखिए, अफ्रीका के आपके वेस्ट में अटलांटिक ओशन है, ईस्ट में आपके इंडियन ओशन है, ऊपर आपके मेडिटेरेनियन सी है, नीचे आपका साउदर्न ओशन है। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर द नाइल फ्लो थ्रू अफ्रीका। विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। ये रहा आपका नाइल रिवर। देखिए, आपको हर पॉइंट पे मैप की जरूरत पड़ेगी। तो आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप अपने सामने बिल्कुल एटलस खोल के रखें और साथ साथ मैप्स को देखते हुए चले। ऐसे ही करके आपको याद होगा। नहीं तो आप बस पढ़ लेंगे, आपको फिर रिटेन नहीं करेगा वो आपके दिमाग में। अब जो हमारा नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है वो है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इट इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय ए वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड द इस्थमस ऑफ पनामा। ये दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। देखिए, जल संधि और स्थल संधि के बारे में हम लोग कुछ स्लाइड्स बाद में पढ़ेंगे, तो इसको भी मैप में देख लेते हैं। देखिए, ये रहा आपका नॉर्थ अमेरिका, ये रहा आपका साउथ अमेरिका। ये यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका इस्थमस ऑफ पनामा या पनामा की स्थल संधि से जुड़ा हुआ है। द कॉन्टिनेंट लाइज कंप्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। आइए इसको भी देखते हैं। ये देखिए, ये आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन है। इस तरफ आपका ईस्ट होगा, इस तरफ आपका वेस्ट होगा। तो हमारा जो नॉर्थ अमेरिका है वो वेस्टर्न हेमिस्फेयर में है और ये हमारा इक्वेटर है। ये रहा इक्वेटर और ये इक्वेटर के ऊपर है, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। इसीलिए कहा जा रहा है कि नॉर्थ अमेरिका जो है वो आपका वेस्टर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। 3 ओशन सराउंड दिस कॉन्टिनेंट। ये महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। ये देखिए, आपका नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में आपका अटलांटिक ओशन है, वेस्ट में पैसिफिक ओशन है और ऊपर
आर्कटिक ओशन है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं साउथ अमेरिका के बारे में। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन दी साउदर्न हेमिस्फीयर। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये देखिए, ये हमारा इक्वेटर हो गया। तो दक्षिण अमेरिका का जो ज्यादातर पार्ट है वो आपका साउदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। दी एंडीज, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, रन्स थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। ये देखिए, ये आपकी है एंडीज माउंटेन्स। ये यहां से लेके यहां तक है। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। साउथ अमेरिका हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर दी अमेजन। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। ये देखिए, ये रहा आपका अमेजन रिवर। देखिए, क्लास 6 की एनसीईआरटी है, इसलिए बहुत ही बेसिक चीजें आपको यहाँ पे बताई गई हैं। जब मैं आपको मैप्स पढ़ाऊंगा, वर्ल्ड मैप पढ़ाऊंगा, तब मैं और भी डिटेल में आपको चीजें बताऊंगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज एंटायरली इन दी साउदर्न हेमिस्फीयर। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये देखिए, ये आपका इक्वेटर है। इक्वेटर के नीचे आपका साउदर्न हेमिस्फीयर होता है। ऑस्ट्रेलिया जो है पूरी तरीके से साउदर्न हेमिस्फीयर में है, दक्षिणी गोलार्ध में है। इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय द ओशंस एंड सीज। ये चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। देखिए, मैप में हम लोग देख सकते हैं कि ये चारों तरफ से ओशंस और सीज से घिरा हुआ है। आपका इंडियन ओशन हो गया, पैसिफिक ओशन हो गया, साउदर्न ओशन हो गया, इन सबसे ये घिरा हुआ है। इट इज कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। देखिए, आइलैंड उसे कहते हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। आपका ऑस्ट्रेलिया भी चारों तरफ से महासागर और ओशन से घिरा हुआ है, लेकिन इसे हम लोग आइलैंड ना कह के कॉन्टिनेंट कहते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा है। तो इसी वजह से इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है या आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका कंप्लीटली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर इज ए ह्यूज कॉन्टिनेंट। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। ठीक है। एज इट इज लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन, इट इज परमानेंटली कवर्ड विथ थिक आइस शीट्स। देखिए, ये साउथ पोलर रीजन में है, इसलिए ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है। चूंकि ये दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसीलिए ये हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स। यहां किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। मैप में देख लेते हैं, ये आपका अंटार्कटिका है जो कि कंप्लीटली साउदर्न हेमिस्फीयर में है। मेनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। देखिए, बहुत से देशों के रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका में है, शोध केंद्र यहाँ पे हैं। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। इंडिया ऑल्सो हैज रिसर्च स्टेशन देयर। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ है। दीज आर नेम्ड एज मैत्री एंड भारती। ये जो रिसर्च सेंटर है, इनके क्या नाम है? इनके नाम है मैत्री तथा भारती। हमने यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रेट और इस्थमस के बारे में, जल संधि और स्थल संधि के बारे में। अ स्ट्रेट इज अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज लाइक सीज और ओशंस। देखिए, स्ट्रेट जो होता है वो एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर होता है जो कि दो लार्ज वाटर बॉडीज को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है, जैसे कि सीज हो गए या ओशंस हो गए। जल संधि पानी का संकरा भाग होता है जो दो बड़ी जल राशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। इस्थमस, इस्थमस क्या होता है? अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग टू लैंड मासेस। देखिए, स्थल का वो संकरा भाग जो दो बड़े स्थलों को जोड़ता है एक दूसरे से, उसको इस्थमस कहते हैं। स्थल संधि, स्थल का एक संकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। हम लोगों ने यहाँ पे इस्थमस ऑफ पनामा या पनामा की स्थल संधि के बारे में पढ़ा था, जो कि एक संकरा भाग है और
दो बड़े स्थलों को जोड़ रहा है आपस में, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को। तो हम लोगों ने यहाँ पे इस्थमस और स्ट्रेट के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। अब आगे चलते हैं। हम लोगों ने लिथोस्फेयर को अच्छे से पढ़ लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाइड्रोस्फेयर, जलमंडल। दी अर्थ इज कॉल्ड दी ब्लू प्लैनेट। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर एंड 29% इज विथ लैंड। देखिए, अर्थ का 71% पार्ट जो है वो वाटर से कवर्ड है और 29% पार्ट जो है वो लैंड से। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। हाइड्रोस्फेयर कंसिस्ट्स ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। एज रनिंग वाटर इन ओशंस and rivers and in lakes, ice in glaciers, underground water and the water vapor in atmosphere all comprise the hydrosphere। देखिए, ओशन, रिवर और लेक्स में जो पानी है वो भी हाइड्रोस्फेयर में आपका आता है। ग्लेशियर्स मतलब कि जो आइस है वो भी आपका हाइड्रोस्फेयर में आता है। जो भूमिगत जल जो है मतलब अंडरग्राउंड वाटर जो है वो भी आपका हाइड्रोस्फेयर का पार्ट है। जो एटमॉस्फेयर में जो जल वाष्प है, वाटर वेपर है, वो भी आपका हाइड्रोस्फेयर का पार्ट है। इसमें महासागर एवं नदियां, झीलें, हिम नदियां, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जल वाष्प सभी सम्मिलित है। मोर देन 97% ऑफ अर्थ वाटर इज फाउंड इन दी ओशंस एंड इज टू सॉल्टी फॉर ह्यूमन यूज। देखिए, पृथ्वी पे जो जल पाया जाता है उसका 97% से भी अधिक भाग ओशंस में मतलब महासागरों में पाया जाता है और वो बहुत सॉल्टी होता है मतलब खारा होता है और उसको ह्यूमन यूज में नहीं ला सकते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वो इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। अ लार्ज proportion of the rest of the water is in the form of ice sheets and glaciers or underground, and a very small percentage is available as fresh water for human use। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। हेंस डिस्पाइट बीइंग ए ब्लू प्लैनेट वी फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। देखिए, ब्लू प्लैनेट तो कहा जाता है अर्थ को, लेकिन इसके बावजूद भी हमें हम शॉर्टेज ऑफ वाटर फेस करते हैं। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। अब हम लोग ओशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओशंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फेयर। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, ये हम लोगों ने पढ़ा था। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। द ओशन वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। द थ्री चीफ मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर्स आर द वेव्स, द टाइड्स एंड द ओशन करेंट्स। देखिए, महासागरीय जल जो है, ओशन वाटर्स जो है, वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहता है। तो थ्री चीफ मूवमेंट्स होते हैं, कौन कौन से? वेव्स के थ्रू मतलब तरंगों के थ्रू, टाइड्स मतलब ज्वार भाटा और ओशन करेंट्स मतलब महासागरीय धाराएं। इन तीन मूवमेंट्स के थ्रू जो ओशन वाटर है एक जगह से दूसरी जगह आपका मूव करता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की तीन मुख्य गतियां हैं। दी फाइव मेजर ओशंस आर पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन एंड दी आर्कटिक ओशन इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज। देखिए, बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः पांच प्रमुख महासागर हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। ये हम लोगों ने यहां पे देख लिया। अब एक एक करके हम लोग इन सारे ओशंस के बारे में पढ़ेंगे। द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। इट इज स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ। ये पृथ्वी के एक तिहाई भाग पर फैला है। मैरियाना ट्रेंच, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लाइज इन द पैसिफिक ओशन। मैरियाना ट्रेंच जो है, हिंदी में इसे मैरियाना गर्त भी कहते हैं, जो कि पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है, डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ है, ये पैसिफिक ओशन में ही लाई करता है, मतलब ये प्रशांत महासागर में ही स्थित है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। द पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंड इट। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है
एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। इसको मैप में देख लेते हैं। देखिए, ये आपका पैसिफिक ओशन है, ये इस साइड हो गया, और पैसिफिक ओशन आपका इस साइड भी है, ये रहा। तो ये ऑलमोस्ट सर्कुलर शेप का है। देखिए, ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी जो है वो गोलाकार शेप की है। द अटलांटिक ओशन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इट इज एस शेप। ये अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। ये देखिए, ये आपका अटलांटिक ओशन है, तो आप देख सकते हैं ये एस आकार का है। It is flanked by the North and South America on the western side and Europe and Africa on the eastern side. इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। मैप में देखते हैं। देखिए, ये रहा आपका अटलांटिक ओशन। तो इसके वेस्ट पे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, और अटलांटिक ओशन के ईस्ट में अफ्रीका और यूरोप है। द कोस्ट लाइन ऑफ द अटलांटिक ओशन इज हाईली इंडेंटेड। देखिए, जो अटलांटिक ओशन जो है, इसका जो तटीय रेखा है वो बहुत ज्यादा इंडेंटेड है, मतलब दंतुरित है। देखिए, ये इस टाइप का है कुछ। दिस अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। दिस इरेगुलर एंड इंडेंटेड कोस्ट लाइन प्रोवाइड्स आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स। देखिए, ये जो इंडेंटेड कोस्ट लाइन है, तो यहाँ पे हमें नेचुरल हार्बर्स और पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जहाजें आके खड़ी हो सकती हैं। ये अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स इट इज द बिजिएस्ट ओशन। व्यापार की दृष्टि से ये सबसे व्यस्त महासागर है। अगर हम लोग मैप में देखें, तो ये हमारा अटलांटिक ओशन है, और इस तरफ हमें यूरोप देखने को मिलता है, और इस तरफ हमें नॉर्थ अमेरिका देखने को मिलता है। तो इनके बीच में जो ट्रेड्स होते हैं, इसकी वजह से ये अटलांटिक ओशन जो है वो बिजिएस्ट ओशन है आपका व्यापार की दृष्टि से। द इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर ए कंट्री, दैट इज इंडिया। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर, यानी भारत के नाम पर रखा गया है। द शेप ऑफ द ओशन इज ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर। ये महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसको भी देख लेते हैं मैप में। देखिए, ये आपका इंडियन ओशन है, तो ये लगभग जो है ट्राइंगल शेप का फॉर्म होता है। इन द नॉर्थ इट इज बाउंड बाई एशिया, इन द वेस्ट बाई अफ्रीका एंड इन द ईस्ट बाई ऑस्ट्रेलिया। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। देखिए, इंडियन ओशन के नॉर्थ में आपका एशिया है, वेस्ट में आपका अफ्रीका है, और ईस्ट में आपका ऑस्ट्रेलिया है। द साउदर्न ओशन encircles the continent of Antarctica and extends northward to 60 degrees south latitude. दक्षिणी महासागर एंटार्क्टिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। ये एंटार्क्टिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। इसको मैप में देख लेते हैं। देखिए, ये रहा आपका साउदर्न ओशन। ये आपका पूरी तरीके से एंटार्क्टिका को घेरता है, और ये 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक फैला हुआ है, मतलब ये ऐसे कुछ है। ठीक है। द आर्कटिक ओशन इज लोकेटेड विद इन दिस आर्कटिक सर्कल एंड सराउंड्स द नॉर्थ पोल। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा ये उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। ये रहा आपका यहाँ पे आर्कटिक सर्कल। इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय ए नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। ये प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। देखिए, ये आपका होमवर्क है। इसको आपको एटलस में ढूंढना है कि कहां पे बेरिंग स्ट्रेट या बेरिंग जल संधि है। इट इज बाउंडेड इट इज बाउंड बाय नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। ये उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। देखिए, ये रहा आपका आर्कटिक ओशन। तो यहाँ पे है आपका नॉर्थ अमेरिका का नॉर्दर्न पोर्शन, और यूरोप और एशिया मतलब यूरेशिया का पार्ट भी घिरा हुआ है आर्कटिक ओशन से। हम लोगों ने लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर के बारे में पढ़ लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। द अर्थ इज सराउंडेड बाई अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। हमारी जो पृथ्वी है वो चारों ओर से गैस की एक लेयर से, गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे कि एटमॉस्फेयर कहते हैं। हिंदी में एटमॉस्फेयर को वायुमंडल कहा जाता है। हमारी पृथ्वी
चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटीग्रल एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लानेट। वायु की ये पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। इट प्रोवाइड्स अस विद द एयर वी ब्रीथ। ये हमें वायु प्रदान करती है जिससे कि हम सांस लेते हैं। ये हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सनरेज। ये वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है, क्योंकि हमें पता है इसी एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर भी हमें मिलता है, और यही ओजोन लेयर जो हार्मफुल सनरेज होते हैं, यूवी रेस होते हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू ए हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर्स। हमारा जो वायुमंडल है वो 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स बेस्ड ऑन कॉम्पोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज। कॉम्पोजिशन, टेम्परेचर, इनके आधार पर हमारे वायुमंडल को 5 परतों में यानी 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। वायुमंडल उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। These layers starting from the Earth's surface are called the troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। इन लेयर्स को अब हम लोग इस डायग्राम में देखते हैं। ये देखिए, ये रहा आपका ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ये आपके 5 लेयर्स हो गए। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमारा जो वायुमंडल है वो मुख्यतः नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ है, विच मेक अप अबाउट 99% ऑफ क्लीन ड्राई एयर। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% एंड अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर कंप्राइज 1% बाई वॉल्यूम। देखिए, जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं उसमें नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, और जो दूसरे गैसेस हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, वो सिर्फ 1% बाई वॉल्यूम है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन इज द ब्रीथ ऑफ लाइफ वाइल नाइट्रोजन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखिए, ऑक्सीजन जो है वो सांस लेने के लिए आवश्यक है, और जो नाइट्रोजन है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ में मतलब वृद्धि में हेल्प करता है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। Carbon dioxide, though present in minute amount, is important as it absorbs heat radiated by the earth, thereby keeping the planet warm। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड माइन्यूट अमाउंट में मतलब बहुत ही कम मात्रा में है, लेकिन फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है कि पृथ्वी जो हीट रेडिएट करता है, जो ऊष्मा छोड़ता है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड खुद में एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसी वजह से जो हमारा ग्रह है, प्लैनेट है, ये वार्म रहता है, गर्म रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन ये पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। इट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है, ग्रोथ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेराइज विद हाइट। देखिए, हाइट के साथ जो एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है, वायुमंडल का जो घनत्व है, उसमें भिन्नता आती है, उसमें कुछ वेरिएशंस आते हैं। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। इट इज मैक्सिमम एट द सी लेवल एंड डिक्रीजेज रैपिडली एज वी गो अप। जो वायुमंडल का जो डेंसिटी है, एटमॉस्फेयर का जो डेंसिटी है या घनत्व है, वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहाँ पे होता है? सी लेवल पे, मतलब समुद्री तल पे। और जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पे जाते हैं, हाइट हम लोग का इंक्रीज होता है, वैसे वैसे जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होने लगता है। ये घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है, तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं,
ये तेजी के साथ घटता जाता है। You know, the climbers experience problems in breathing due to this decrease in the density of air। देखिए हम लोग को पता है कि जो पर्वतारोही होते हैं उनको पहाड़ों पर सांस लेने में दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो वायु की जो डेंसिटी होती है, एयर का जो डेंसिटी होता है या वायु का जो घनत्व होता है वो डिक्रीज होने लगता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। They have to carry with them oxygen cylinders to be able to breathe at high altitudes। देखिए वो लोग अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं ताकि ऊंचाई पे वो लोग सांस ले सके। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेस एज वी गो अपवर्ड्स। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं वैसे वैसे तापमान भी घटता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन दी अर्थ। जो वायुमंडल है वो पृथ्वी पर प्रेशर एक्सर्ट करता है, मतलब दबाव डालता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। दिस वेराइज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। लेकिन ये प्रेशर जो है प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड सम एरियाज लो प्रेशर। देखिए कुछ एरिया में हम लोगों को हाई प्रेशर देखने को मिलता है और कुछ एरियाज में हमें लो प्रेशर देखने को मिलता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जो वायु है वो उच्च दाब मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे मतलब निम्न दाब की ओर मूव करती है। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। मूविंग एयर इज नोन एज विंड। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बायोस्फीयर, द डोमेन ऑफ लाइफ, जीव मंडल। द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। इसको डायग्राम से समझते हैं। ये मान लीजिए आपका लैंड है, ये आपका वाटर है और ये आपका एयर है। मतलब लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर, ये तीनों जहां पे एक साथ एग्जिस्ट करते हैं उसी को बायोस्फीयर कहा जाता है। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। इट इज इन दिस जोन दैट लाइफ दैट इज यूनिक टू दिस प्लैनेट एग्जिस्ट। देखिए इसी भाग में जहां पे तीनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं यहीं पे जीवन मौजूद होता है, लाइफ यहीं पे एग्जिस्ट करता है। ये वो भाग है जहां जीवन मौजूद है। देयर आर सेवरल स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट वेरी इन साइज फ्रॉम माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया टू ह्यूज मैमल्स। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। All the living organisms, including humans, are linked to each other and to the biosphere for survival। देखिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं मतलब जितने भी जीवित प्राणी हैं वो सब एक दूसरे के साथ लिंक्ड है अपने सर्वाइवल के लिए, जीवित रहने के लिए। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। The organisms in the biosphere may broadly be divided into the plant kingdom and the animal kingdom। देखिए जो बायोस्फीयर है, जीवमंडल है, उसमें जो ऑर्गेनिजम्स है उनको दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला प्लांट किंगडम मतलब पादप जगत और दूसरा एनिमल किंगडम मतलब जंतु जगत। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। द थ्री डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरैक्ट विथ ईच अदर एंड अफेक्ट ईच अदर इन सम वे और दी अदर। देखिए हम लोगों ने तीन डोमेन्स के बारे में पढ़ा, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और आपका एटमॉस्फेयर। तो ये तीनों ही एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं और एक दूसरे को किसी ना किसी तरह से इफेक्ट करते हैं। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स ऑफ वुड और क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर मे लीड टू फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम स्लोप्स। देखिए अगर हम लोग जंगलों को काटते हैं लकड़ियों के लिए तो इसके वजह से जो मिट्टी है उसका फास्ट रिमूवल होने लगता है, मतलब सॉइल इरोजन जैसी प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है।
सिमिलरली अर्थ सरफेस में बी चेंज्ड ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज लाइक अर्थक्वेक्स। देखिए पृथ्वी की सतह में भी परिवर्तन आ जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलामिटीज, मतलब प्राकृतिक आपदाओं की वजह से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन आ जाते हैं। जैसे अर्थक्वेक हो गया, भूकंप हो गया। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल्स इनटू लेक्स एंड रिवर्स मेक्स द वाटर अनसुटेबल फॉर ह्यूमन यूज। देखिए जो इंडस्ट्री से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको जब लेक्स में मतलब झीलों में या नदियों में डिस्चार्ज कर दिया जाता है तो इनका जो जल होता है, वाटर होता है, वो फिर ह्यूमन यूज के लिए अनसुटेबल हो जाता है। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रभावित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। इट ऑल्सो डैमेजेस अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। देखिए ये जो वेस्ट मटेरियल है इनको जब लेक्स में या रिवर्स में डिस्चार्ज कर देते हैं तो उन लेक्स में या रिवर्स में जो लाइफ आपकी पनप रही होती है उनको भी डैमेज कर देता है ये वेस्ट मटेरियल। ये जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। एमिशंस फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल्स पॉल्यूट द एयर। देखिए जो इंडस्ट्रीज होते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं और जो व्हीकल्स होती हैं उनसे जो एमिशन निकलता है वो वायु को प्रदूषित कर देती हैं। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है। बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, लीड्स टू इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। लेकिन जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे जो ग्लोबल टेम्परेचर है, मतलब पृथ्वी का जो तापमान है, वो भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। दिस इज टर्म्ड एज ग्लोबल वार्मिंग। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। There is thus a need to limit the use of resources of the earth to maintain the balance of nature between the domains of the lithosphere, the atmosphere and the hydrosphere. अभी जो जरूरत है हमें, वो जरूरत है कि जो रिसोर्सेज हैं अर्थ में उनको एक बैलेंस्ड वे में हम लोग उसका इस्तेमाल करें, जिससे कि लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर के बीच में एक संतुलन आपका बना रहे। इसीलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।